हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। आज हम जानेंगे द आर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स लर्निंग फ्रॉम डेटा किताब के बारे में, जिसे लिखा है डेविड स्पीगल-हाल्टर ने। आज के जमाने में हर तरफ डेटा ही डेटा है। न्यूज में, सोशल मीडिया में, हेल्थ रिपोर्ट्स में, यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन आंकड़ों को सही तरीके से पढ़ना और समझना भी एक कला है? सिर्फ नंबर देखकर फैसले लेना आसान लगता है, पर उसके पीछे की कहानी, संदर्भ और सच जानना उतना ही जरूरी होता है। यही फर्क करता है एक आम इंसान और एक समझदार, सोच वाले इंसान में। इस सफर में हम सीखेंगे कि डेटा से कैसे सही सवाल पूछे जाते हैं, कैसे उसमें छिपे पैटर्न को समझा जाता है और कैसे आंकड़ों की मदद से जिंदगी के बड़े बड़े फैसले समझदारी से लिए जाते हैं। हम जब भी न्यूज देखते हैं या सोशल मीडिया पर कोई हेल्थ रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो वहां अक्सर कुछ ना कुछ आंकड़े जरूर होते हैं। जैसे 70% लोग इस दवा से ठीक हो गए, 40% स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास से परेशान हैं, या फिर देश की जीडीपी में 5% की गिरावट आई है। अब सवाल यह है कि क्या हम वाकई इन नंबरों को समझ पाते हैं या बस देखकर मान लेते हैं कि यह सच है? असल में आंकड़े हमें सच के करीब ले जाने का जरिया हैं, लेकिन तभी जब हम उन्हें सही तरीके से पढ़ना और सोचकर समझना सीखें। आज की दुनिया में सिर्फ गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट से काम नहीं चलता। जब हमारे पास डेटा होता है तो हमारे पास एक ठोस आधार होता है सोचने का, समझने का और फैसला लेने का। लेकिन आंकड़े तभी काम के होते हैं जब हम उन्हें संदर्भ में देखें। मान लो किसी ने कहा कि एक जगह क्राइम 20% बढ़ गया है। अब यह सुनते ही डर लग सकता है, लेकिन जब हम जानेंगे कि उस जगह की आबादी दोगुनी हो गई है, तब शायद तस्वीर कुछ और निकले। एक और चीज जो बहुत जरूरी है समझना, वो है कॉरिलेशन और कॉजेशन का फर्क। मान लो कि जिन घरों में ज्यादा किताबें होती हैं, वहां के बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि किताबें ही उन्हें टॉपर बनाती हैं? या फिर जिन घरों में पढ़ाई को अहमियत दी जाती है, वहां किताबें भी होंगी और बच्चे पढ़ाई में अच्छा भी करेंगे? ऐसे में बिना गहराई से सोचे अगर हम सिर्फ डेटा पर भरोसा कर लें, तो गलत नतीजे निकल सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम आंकड़ों से डरे नहीं, बल्कि उनसे दोस्ती करें। हमें सीखना होगा कि किन सवालों से डेटा निकलता है, वो कैसे इकट्ठा किया गया है और उसका असल मतलब क्या है। आंकड़ों की जरूरत सिर्फ रिसर्च या साइंस में नहीं होती, ये हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों में भी बेहद काम आता है। वेदर इट्स हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन या फिर सोशल मुद्दे, हर जगह डेटा सोचने की ताकत देता है। बस जरूरत है उसे समझदारी से देखने की। जब बात डेटा की होती है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर लो उतना अच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि डेटा से पहले जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है सवाल। अगर सवाल ही सही नहीं पूछा गया तो चाहे लाखों नंबर सामने हों, उनका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि किसी भी एनालिसिस की शुरुआत सवाल से होती है, और जितना अच्छा सवाल होगा उतना बेहतर उसका विश्लेषण भी होगा। मान लो तुम जानना चाहते हो कि कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ाई से खुश हैं या नहीं। अब अगर तुम सीधे पूछ लो कि क्या तुम खुश हो, तो हर कोई उसका जवाब अपने हिसाब से देगा। कोई कहेगा हाँ, कोई ना, लेकिन उसमें कितनी पढ़ाई शामिल है, कितना सोशल प्रेशर है, ये सब साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम सवाल कुछ ऐसे रखो कि दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, क्या पढ़ाई के बाद थकान महसूस होती है, या फिर क्या तुमको लगता है कि टीचर्स की पढ़ाई से मदद मिलती है, तो तुमको ज्यादा काम की जानकारी मिलेगी। अच्छे सवाल में स्पष्टता होनी चाहिए और वो इस तरह से पूछा जाना चाहिए कि जवाब देने वाला उलझे नहीं। एक और बात, सवाल इस सोच के साथ पूछो कि तुम क्या जानना चाहते हो, लेकिन इस बायस के साथ नहीं कि तुम्हें पहले से ही कोई जवाब चाहिए। यानी कि न्यूट्रल रहना सीखो। जब हम किसी खास नतीजे की उम्मीद से सवाल पूछते हैं, तो हमारे सवाल भी उसी दिशा में मुड़ जाते हैं और डेटा गुमराह कर सकता है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होता है कि किस टाइप का डेटा चाहिए। क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि नंबर में जानकारी, या फिर क्वालिटेटिव डेटा यानी कि अनुभव और फीलिंग्स से जुड़ी बात। हर सवाल के हिसाब से अलग तरीका होता है। कभी सर्वे जरूरी होता है तो कभी इंटरव्यू। और हाँ, डेटा कलेक्ट करते वक्त यह भी देखना जरूरी है कि सैंपल कैसा है। अगर तुम किसी शहर में सिर्फ मॉल जाने वालों से पूछ रहे हो कि शहर में ट्रैफिक कैसा है, तो वो पूरी तस्वीर नहीं बताएंगे। इसलिए जब भी डेटा से कुछ निकालना हो, तो सबसे पहले रुककर यह सोचना जरूरी है कि सवाल क्या है, वो क्यों पूछा जा रहा है
और उससे क्या सीखना है। जब सवाल सही होंगे तभी विश्लेषण भी असरदार होगा और जो नतीजे निकलेंगे वो सच के ज्यादा करीब होंगे। जब हम किसी भी डेटा को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है उसका औसत यानी एवरेज। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ औसत से पूरी सच्चाई सामने नहीं आती। डेटा को सही से समझने के लिए औसत के साथ साथ माध्यिका, मीडियन और मोड को भी समझना जरूरी होता है। ये तीनों मिलकर हमें बताते हैं कि आंकड़ों की असली तस्वीर क्या है। अब सोचो, किसी कंपनी के 5 कर्मचारियों की सैलरी इस तरह है: 20,000, 22,000, 25,000, 28,000 और एक मालिक की सैलरी है 2 लाख। अगर हम इन सब का औसत निकालें तो वो करीब 59,000 आएगा। अब अगर किसी नए कर्मचारी को बोला जाए कि इस कंपनी में औसतन सैलरी 59,000 है तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन असल में चारों कर्मचारियों की सैलरी औसत से बहुत नीचे है। यहीं पर मीडियन काम आता है। माध्यिका यानी वो सैलरी जो बीच में आती है। यहाँ वो 25,000 है जो बाकी सैलरीज के ज्यादा करीब है। इससे हमें डेटा का ज्यादा सच्चा अंदाजा मिलता है। मोड यानी ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आता है। मान लो किसी क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ इस तरह हैं: 70, 80, 88, 85, 90। यहाँ मोड 88 है क्योंकि ये 2 बार आया है। कई बार मोड हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी डेटा सेट में सबसे आम या फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है। जैसे अगर कोई ब्रांड देखना चाहता है कि किस साइज की शर्ट सबसे ज्यादा बिक रही है, तो मोड ही बताएगा कि एम या एल में ज्यादा डिमांड है। एक और चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है कि आउटलायर्स यानी कुछ असामान्य या बहुत ज्यादा ऊपर नीचे के नंबर औसत को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में 2 लाख की सैलरी एक आउटलायर थी जिसने पूरे औसत को खींच लिया। इसलिए सिर्फ एवरेज देखकर किसी डेटा पर भरोसा करना कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है। इन तीनों औसत, माध्यिका और मोड को साथ मिलाकर जब हम डेटा को देखते हैं तभी हमें सही तस्वीर मिलती है। कोई एक माप किसी खास स्थिति में सही काम करता है तो कोई दूसरा किसी और स्थिति में। बात बस ये है कि हमें उन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये समझ आ जाए। आखिर में बात यह है कि डेटा केवल नंबर नहीं है, वो एक कहानी कहता है। औसत, माध्यिका और मोड उस कहानी के किरदार हैं और अगर हम इनका मतलब सही से समझ लें तो हम सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि इंसानों की जिंदगी को भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हम सबकी ये आदत होती है कि जब कोई सवाल सामने आता है तो हम एक पक्का जवाब चाहते हैं, हाँ या ना, सही या गलत, होगा या नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। बहुत से सवालों का जवाब होता है शायद, या फिर यह कि कुछ हद तक यहीं से शुरुआत होती है अनिश्चितता की, यानी अनसर्टेनिटी। और डेटा की दुनिया में इसे समझना बेहद जरूरी है। जब हम किसी रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि किसी दवा से 80% लोग ठीक हो गए, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह दवा सब पर असर करेगी? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि अब तक जिन पर टेस्ट किया गया उनमें से 80% पर असर हुआ। बाकी 20% का क्या? और अगली बार ये आंकड़ा बदलेगा या नहीं? डेटा में हमेशा थोड़ी अनिश्चितता जुड़ी होती है और इसे समझना हमारी जिम्मेदारी है। एक जमाना था जब मौसम का अनुमान करना मजाक बन जाता था, कभी भी कुछ भी हो सकता है वाला अंदाज। लेकिन आज के मौसम के पूर्वानुमान में जो बताया जाता है उसमें 1% दी जाती है। जैसे बारिश होने की संभावना 70% है। मतलब है कि ऐसे हालातों में 100 बार में 70 बार बारिश होती है। तो इसका यह मतलब नहीं कि बारिश जरूर होगी, बल्कि यह कि संभावना ज्यादा है। और यही बात हमें अपनी सोच में अपनानी चाहिए। फैसले लेते वक्त पक्के भरोसे से ज्यादा जरूरी है कि हम संभावनाओं को समझें। डेटा में जब हम अनुमान लगाते हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जैसे टूल्स मदद करते हैं। मान लो कोई सर्वे बता रहा है कि एक शहर की औसत इनकम 30,000 है, लेकिन वो साथ में यह भी कह रहा है कि 95% संभावना है कि असली आंकड़ा 28 से 32,000 के बीच होगा। अब ये जो रेंज है वही हमें बताती है कि अनुमान कितना भरोसेमंद है, और ये भी बताती है कि पूरा भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। हमेशा एक छोटा सा डाउट बना रहेगा। कई बार लोग अनिश्चितता को कमजोरी समझते हैं। जैसे अगर कोई साइंटिस्ट ये कहे कि हमें पक्का नहीं पता या संभावना ये है, तो लोग सोचते हैं कि वो टाल रहा है। लेकिन असल में यही ईमानदारी है। अनसर्टेनिटी को अपनाना मतलब ये मानना कि हम हर चीज के बारे में सब कुछ नहीं जानते, लेकिन जो कुछ भी जानते हैं
वो पूरी ईमानदारी से जानना और बताना चाहते हैं। जिंदगी में भी बहुत बार हम इसी वजह से गलती कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि एक ही सही रास्ता है या कोई फैसला बिल्कुल पक्का है। लेकिन अगर हम डेटा से सीखें तो हम ये समझ सकते हैं कि कई बार सबसे समझदार फैसला वही होता है जिसमें हम संभावनाओं को तौलकर चलते हैं और पूरी सर्टेनिटी की जिद नहीं करते। इसलिए अनिश्चितता से डरने की जरूरत नहीं है, उसे गले लगाना सीखो। जब तुम ये मान लेते हो कि कुछ चीजें साफ नहीं होंगी, तब तुम ज्यादा खुली सोच से फैसले ले पाते हो। और यही सोच एक जिम्मेदार, समझदार और भविष्य को लेकर संतुलित इंसान की पहचान होती है। हमारे आसपास जब भी कोई दो चीजें एक साथ होती दिखती हैं, तो हम फौरन सोच लेते हैं कि एक चीज की वजह से दूसरी हो रही है। जैसे अगर किसी शहर में इंटरनेट यूज बढ़ रहा है और उसी वक्त क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, तो लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट ने बच्चों को बिगाड़ दिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? यहीं पर आता है असली फर्क, सह संबंध यानी कॉरिलेशन और कारण यानी कॉजेशन का। कॉरिलेशन का मतलब होता है कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक चीज दूसरी की वजह बन रही है। ये बस एक पैटर्न है जो हमें दिख रहा है। लेकिन जब हम कॉजेशन की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक चीज से दूसरी चीज हो रही है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वजह मान लिए गए कारण अक्सर गलत फैसलों का कारण बनते हैं। मान लो एक स्टडी बताती है कि जो बच्चे ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं वो ज्यादा अच्छे तैराक होते हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि आइसक्रीम खाने से तैराकी में सुधार होता है? शायद नहीं। असल में हो सकता है कि गर्मी के मौसम में लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं और वही मौसम तैराकी के लिए भी मुफीद होता है। यानी दोनों का एक कॉमन कारण है, गर्मी। लेकिन अगर कोई बिना गहराई से सोचे कह दे कि तैराक बनने के लिए आइसक्रीम खाओ, तो वो कॉरिलेशन को कॉजेशन मानने की गलती कर रहा है। यही गलती हम बहुत बार न्यूज, सोशल मीडिया या अपनी बातचीत में कर बैठते हैं। जैसे कोई कहे कि जिन बच्चों के पास मोबाइल है वो पढ़ाई में पीछे हैं, तो जरूरी नहीं कि मोबाइल ही वजह हो सकता है कि वो पहले से ही पढ़ाई में कमजोर हों और उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाई से जोड़ने के लिए मोबाइल दिया हो। असली वजह कुछ और हो सकती है। सही तरीके से कारण जानने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, डेटा को ध्यान से देखना होता है और सबसे जरूरी दूसरे पॉसिबल कारणों पर भी सोचकर एनालिसिस करना होता है। रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स जैसी चीजें इसलिए बनाई गई ताकि हम सही कारण तक पहुंच सकें, ना कि सिर्फ किसी दो चीजों के साथ होने की वजह से नतीजा निकाल लें। डेटा की दुनिया में कॉरिलेशन अक्सर पहली झलक देता है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए डीपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। वरना हम अक्सर ऐसे फैसले ले सकते हैं जो दिखने में तर्क संगत लगते हैं पर असल में गलत होते हैं। इसलिए जब भी कोई बोले कि ये चीज इस वजह से हुई, तो एक पल रुक कर सोचो, क्या वाकई या बस दो चीजें साथ हो रही थी? सवाल पूछना और पीछे की परतें खोलना ही असली समझदारी है। यही सोच हमें दूसरों से अलग करती है, एक ऑब्जर्वर से एक क्रिटिकल थिंकर बनने की दिशा में। अक्सर जब हम जोखिम या रिस्क शब्द सुनते हैं तो दिमाग में डर का एक चेहरा बन जाता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन असल में जोखिम का मतलब होता है किसी नतीजे की संभावना, यानी कुछ हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि होगा ही। और इसी को समझना और दूसरों को सही तरह से समझाना आज के जमाने में बहुत जरूरी हो गया है। मान लो तुम्हें किसी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे इलाज का साइड इफेक्ट 1% है। अब कुछ लोग इसे सुनकर घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कोई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन 1% का मतलब है कि 100 में से एक व्यक्ति पर असर हो सकता है और 99 लोग बिना किसी परेशानी के ठीक हो सकते हैं। यह बहुत सटल बात है, लेकिन यही समझने का फर्क है। डरने की बजाय संख्या को समझकर संतुलन से फैसला लेना। अब सोचो, एक न्यूज हेडलाइन आती है, इस वैक्सीन से मौत का खतरा 2 गुना हो गया। अब कोई भी इसे पढ़कर डर जाएगा। लेकिन जब यह देखा जाए कि पहले मौत का खतरा 1 में से 10 लाख था और अब वो 2 में से 10 लाख है, तो समझ आता है कि 2 गुना होने के बावजूद भी रिस्क बहुत ही कम है। यानी एब्सोल्यूट रिस्क और रिलेटिव रिस्क का फर्क जानना जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम छोटे छोटे जोखिम उठाते हैं। गाड़ी चलाना, बाहर खाना खाना या किसी नई जॉब के लिए जाना, हर चीज में थोड़ा बहुत रिस्क होता है। लेकिन जब हम उन जोखिमों को समझ लेते हैं, उनकी संभावना और उनके असर को तौल लेते हैं, तब हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड और बैलेंस्ड फैसले ले सकते हैं। यानी डर के बजाय समझ से फैसला करना।
बात सिर्फ समझने की नहीं है, बात है दूसरों को समझाने की भी। कई बार जो लोग डेटा या साइंस के बारे में नहीं जानते, उन्हें सही से समझाना होता है कि रिस्क क्या है और उसका मतलब क्या निकलता है। खासकर जब बात पब्लिक हेल्थ, इंश्योरेंस या मेडिकल फैसलों की हो। डर फैलाना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी से समझाना असली काम है। इसके लिए अक्सर जरूरी होता है कि आंकड़ों को ह्यूमन तरीके से पेश किया जाए। जैसे कहने की बजाय कि 0.01% मौत का खतरा है, हम कह सकते हैं कि 10,000 में से सिर्फ एक व्यक्ति को असर हो सकता है। इससे लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि खतरा कितना बड़ा या छोटा है। जोखिम से भागना जिंदगी से भागने जैसा है, क्योंकि बिना जोखिम कुछ नहीं होता, लेकिन बिना समझ के जोखिम लेना मूर्खता है। समझ के साथ रिस्क लेना मैच्योरिटी है। इसलिए जरूरत है कि हम खुद भी जोखिम को बेहतर तरीके से समझें और दूसरों को भी उसी क्लैरिटी से समझा सकें, ताकि डर नहीं, समझदारी फैल सके। जब हम डेटा को देखकर कोई फैसला लेते हैं तो अक्सर लगता है कि वो एकदम तर्कसंगत और सही होगा। लेकिन क्या हर डेटा पर लिया गया फैसला नैतिक होता है? क्या वो इंसानों की भावनाओं, जिंदगी और हालातों को ध्यान में रखता है? बस यहीं से असली सवाल शुरू होता है। डेटा के जरिए निर्णय लेना सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। मान लो किसी शहर में अपराध दर बढ़ रही है और एक डेटा मॉडल ये बताता है कि किस एरिया में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। अगर इस मॉडल में पुराने आंकड़ों की वजह से किसी खास समुदाय या मोहल्ले को टारगेट किया गया हो, तो उस इलाके के लोग पहले से ज्यादा निगरानी में आ जाएंगे, भले ही अब वहां हालात बदले हों। यानी डेटा भले ही सही दिखे, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी को अनफेयर ट्रीट कर सकता है। इसी तरह जब कंपनियां कस्टमर का डेटा कलेक्ट करती हैं, तो वो ये सोचकर नहीं रुकती कि उस डेटा का असर किसी की प्राइवेसी या सम्मान पर पड़ सकता है। एक छोटा सा क्लिक, एक पुराना सर्च, एक बार किसी चीज में दिलचस्पी दिखाना, ये सब इतना रिकॉर्ड हो जाता है कि बाद में उसी आधार पर हमें जज किया जाता है। और तब सवाल उठता है, क्या हमारी इजाजत ली गई थी? क्या हमें सच में पता था कि हमारा डेटा कैसे और कहां इस्तेमाल होगा? डेटा से निर्णय लेने में एक और चुनौती है, बायस यानी पक्षपात। अगर डेटा पहले से ही पक्षपाती है, तो उससे निकले नतीजे भी उसी बायस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे अगर किसी कंपनी में महिलाओं को पहले से कम प्रमोशन मिले हैं और अब वही डेटा एक एआई मॉडल को दिया जाता है कि वो अगला मैनेजर चुने, तो हो सकता है मॉडल फिर से किसी पुरुष को ही चुने। जबकि इंसाफ ये होता कि पुराने गलत पैटर्न को सुधारा जाए, ना कि दोहराया जाए। इसलिए जरूरी है कि जो लोग डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, वो सिर्फ मैथ और टेक्नोलॉजी नहीं, इंसानियत और जिम्मेदारी को भी समझें। उन्हें यह सोचना होगा कि उनके बनाए मॉडल या रिपोर्ट का असर किसी की नौकरी, इलाज, शिक्षा या भविष्य पर पड़ सकता है। हर डेटा सेट के पीछे एक इंसान है और हर निर्णय उसके जीवन को छूता है। डेटा से निर्णय लेने की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी बड़ी ताकत होती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ क्या सही है पर नहीं, बल्कि क्या नैतिक है और क्या इंसाफ है पर भी ध्यान दें। ये सोच ही डेटा को सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि समाज को समझने और बेहतर बनाने का जरिया बनाती है। आखिर में बात इतनी सी है, डेटा एक औजार है, लेकिन दिशा इंसान तय करता है। और अगर वो दिशा इंसाफ, सहानुभूति और जिम्मेदारी से भरी हो, तो तकनीक वाकई समाज को आगे ले जा सकती है। वरना वही तकनीक नए भेदभाव और अन्याय पैदा कर सकती है। चुनना हमारे हाथ में है। डेटा साइंटिस्ट की सोच सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर कोड लिखने या चार्ट बनाने तक सीमित नहीं होती। ये सोच एक नजरिए की तरह होती है, एक ऐसा तरीका जिसमें हम सवालों को नए ढंग से देखते हैं, उनके पीछे छिपी जटिलता को समझते हैं और ये सोचते हैं कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें और क्या-क्या जानना चाहिए। एक डेटा वैज्ञानिक की पहली खूबी होती है जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी। वो हर चीज को लेकर सवाल करता है, ये क्यों हुआ? इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स थे? क्या ये पैटर्न असली है या बस इत्तेफाक है? और सबसे जरूरी, क्या इससे कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही? ऐसी सोच से ही वो बातों को सतह से गहराई तक देख पाता है। दूसरी बात होती है संदर्भ को समझना। कोई भी आंकड़ा अपने आप में कुछ नहीं कहता जब तक हम ये न जान लें कि वो किस स्थिति में इकट्ठा किया गया था। जैसे अगर कोई सर्वे ये बताता है कि लोग ज्यादा खुश हैं, तो ये जानना जरूरी है कि वो सर्वे किस मौसम में हुआ,
किस इलाके में हुआ और कितने लोगों से बात की गई। यानी कॉन्टेक्स्ट के बिना डेटा सिर्फ एक अधूरी कहानी है। फिर आता है ओपन माइंडेडनेस, यानी खुले दिमाग से सोचना। एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट कभी भी अपने असम्पशन से इतना छिपक कर नहीं चलता कि दूसरा सच दिखाई ही न दे। वो हमेशा नए सबूतों के लिए तैयार रहता है, और अगर कोई नई जानकारी उसकी पुरानी सोच को बदलती है तो वो ईगो छोड़कर सीखने को तैयार होता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी उसे बेहतर बनाती है। डेटा वैज्ञानिक की सोच में कम्युनिकेशन भी उतनी ही जरूरी है जितनी एनालिसिस। वो सिर्फ आंकड़े नहीं बनाता, वो उन्हें समझने लायक बनाता है। क्योंकि डेटा तब तक बेकार है जब तक उसे दूसरों को सही से समझाया ना जाए। चाहे वो डिसीजन मेकर्स हों या आम लोग, एक डेटा साइंटिस्ट को यह समझना होता है कि किसके सामने क्या और कैसे पेश करना है ताकि बात ठीक से पहुंचे। और हाँ, स्केप्टिसिज्म यानी शक करना भी एक जरूरी आदत है, लेकिन वो बेवजह नहीं बल्कि समझदारी से। डेटा वैज्ञानिक हर चीज पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। वो हर चार्ट, हर आंकड़े, हर नतीजे को थोड़ा शक की नजर से देखता है। इसमें कुछ मिस तो नहीं हो गया? क्या ये डेटा पूरी तस्वीर दिखा रहा है या सिर्फ एक कोना? ऐसा सोचकर ही वो गहराई में जाकर बेहतर नतीजों पर पहुंचता है। आखिर में एक डेटा साइंटिस्ट की सोच का सार यह है कि वो हर चीज को एक पजल की तरह देखता है, जिसमें कई टुकड़े होते हैं, कुछ गायब भी होते हैं, लेकिन उसे पूरा चित्र तभी दिखेगा जब वो धैर्य, समझ और इंसानियत के साथ सब कुछ जोड़कर देखे। ये सोच आज की दुनिया में सिर्फ डेटा साइंटिस्ट के लिए नहीं, हम सब के लिए जरूरी होती जा रही है, क्योंकि अब फैसले आंकड़ों से ही बनते हैं। और अगर हमारी सोच संतुलित और गहराई से भरी हो तो हम ज्यादा समझदारी से दुनिया को देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते। ये इंसानों की कहानियां, फैसले और भविष्य तय करने वाले टूल्स होते हैं। चाहे बात हो रोजमर्रा की जिंदगी में रिस्क समझने की, किसी रिपोर्ट को सही तरीके से पढ़ने की, या फिर किसी फैसले को एथिकल ढंग से लेने की। अगर हमारी सोच डेटा साइंटिस्ट वाली हो गई तो हम भी ज्यादा समझदार, जिम्मेदार और जागरूक बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी डेटा की ताकत को सही से समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही और डीप और मीनिंगफुल समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचिए, समझिए और स्मार्ट डिसीजंस लीजिए। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।